नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति का विस्तार भारत में कैसे हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे एक छोटे से कारतूस ने पूरे भारत में 1857 की क्रांति में आग लगा दी और उसी कारतूस के वजह से जो 1857 का विद्रोह हुआ और वह विद्रोह भारत में कहां कहां फैला और किन किन नेताओं ने इस विद्रोह में अपना सहयोग दिया। हर एक जगह पे विद्रोह फैला था और जो जगह है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन जगहों से और उन नेताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे बिहार में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था और विद्रोह को किसने दबाया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको यह देखना है कि किन किन जगहों पर विद्रोह प्रारंभ हुआ और वहां के स्थानीय नेता ने किस प्रकार से अपना नेतृत्व किया था इस विद्रोह में और किन किन अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोहों को दबाया था। तो ये सारे पॉइंट परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो की हर एक पॉइंट को आपको याद कर लेना है, रट लेना है। उसके लिए आप कुछ भी करिए, बोनवीटा खाइए, च्यवनप्राश खाइए, शंख पुष्पी पीजिए, लेकिन हर एक काम करके आपको आज के ये सारे पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति का विस्तार। जैसा कि आप जानते हैं, क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ के बाद से क्रांति कहाँ हुई, उसके बाद फिर दिल्ली हुई और दिल्ली के बाद से क्रांति की शुरुआत लखनऊ में होती है और लखनऊ के बाद कानपुर, झांसी, ऐसे ही धीरे धीरे पूरे भारत क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न जगहों पर इस क्रांति का प्रारंभ होता है। और इस क्रांति के विद्रोह में जिन लोगों ने भाग लिया था उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति का विस्तार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई और कहां पहुंची थी, दिल्ली। तो दिल्ली में अगर पूछा जाए कि क्रांति की शुरुआत कब हुई या विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ होता है। और दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दिल्ली विद्रोह का दमन किसने किया था, तो निकोलसन, हडसन तथा लॉरेंस, ये अंग्रेजी सेनापति थे। इन लोगों ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली से शुरू होकर के विद्रोह कहां पहुंचता है, लखनऊ में। और कब पहुंचता है, तो 4 जून 1857 को। तो 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। और लखनऊ में जिसने इस विद्रोह को दबाया था वह अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो कॉलिन कैंपवेल था। कॉलिन कैंपवेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। अब थोड़ी सी जानकारी हम बेगम हजरत महल के बारे में भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात चल रही है लखनऊ के विद्रोह की, तो विद्रोह क्यों हुआ था लखनऊ का, इसका थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। बात है 1856 की। 1856 में लखनऊ जो था वह अवध के क्षेत्र में आता था। तो 1856 में क्या किया गया कि अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। और अवध के वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ में विद्रोह कर दिया था। तो बेगम हजरत महल अंग्रेजों से नाराज थी और जब उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हो चुकी है, तब बेगम हजरत महल ने क्या किया कि अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद जब लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है तो जाहिर सी बात है अंग्रेज विद्रोह को दबाने लखनऊ पहुंचेंगे जरूर। तो लखनऊ कौन कौन लोग पहुंचे, ये हेनरी लॉरेंस थे, हैवलॉक थे और जनरल नील थे। तो लखनऊ में विद्रोह को दबाते समय हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद
कालीन कैंपवेल लखनऊ पहुंचते हैं, जो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में विद्रोह को दबा देते हैं। अब जब लखनऊ में विद्रोह का दमन किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, उस समय बेगम हजरत महल अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आई, बल्कि वह लखनऊ से भाग करके नेपाल चली गईं और वहीं से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यह बात याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में कब क्रांति प्रारंभ हुई थी या विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो 4 जून 1857 को किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। दबाया किसने था, कालीन कैंपवेल ने दबाया था। और अगर पूछे कि बेगम हजरत महल के पति का नाम क्या था, तो वाजिद अली शाह थे। बेगम हजरत महल ने किसे नवाब घोषित किया था, तो बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। लखनऊ विद्रोह को दबाते समय प्रश्न पूछा गया है कि किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी, तो वो अंग्रेज अधिकारी थे लॉरेंस, हैवलॉक और जनरल नील थे। किस रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ विद्रोह दबाया गया था, तो वह था गोरखा रेजिमेंट। और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी, तो नेपाल चली गई थी विद्रोह के बाद। अब देखते हैं 1857 की जो क्रांति हुई वह कहां तक पहुंची। लखनऊ के बाद यह क्रांति कानपुर पहुंची और कब, 5 जून 1857 को। एक दिन बाद लखनऊ में जब क्रांति प्रारंभ हुई या विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसके एक दिन बाद 5 जून 1857 को यह विद्रोह कानपुर में शुरू होता है। और इस विद्रोह को शुरू करने वाले नेता कौन थे, नाना साहब थे, जिनका नाम था धोधू पंत। याद रखिएगा, धोधू पंत भी कई बार पूछा गया है कि धोधू पंत किसका नाम था, तो नाना साहब का नाम था। इन्होंने कहां पर विद्रोह किया था, तो कानपुर में किया था। और विद्रोह की शुरुआत किस दिन हुई थी, तो 5 जून 1857 को हुई थी। ये सारी डेट आपको याद रखना है, स्थान भी याद रखने हैं और नेता भी और दमन के जो अधिकारी थे उनको भी आपको याद रखना है। तो नाना साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे जाते रहे हैं। तो नाना साहब जो थे वह अंतिम पेशवा, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अब नाना साहब ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, तो विद्रोह में किसने साथ दिया था, तो अजीमुल्ला खां तथा तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां तथा तात्या टोपे ने नाना साहब का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। तात्या टोपे जो थे वह कमांडर इन चीफ थे, किसके, नाना साहब की सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो तात्या टोपे थे। पूछा गया क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। पूछा भी गया है कई बार कि रामचंद्र पांडुरंग किस विद्रोही का नाम था, तो तात्या टोपे का नाम था। ये एक सेना नायक के रूप में उभरे थे और इन्होंने एक तो नाना साहब का साथ दिया, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ देते हैं। देखते हैं कैसे देते हैं। बात चल रही है नाना साहब की। तो नाना साहब ने क्या किया कि विद्रोह के दौरान ही इन्होंने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय, नाम याद रखिएगा, फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को इन्होंने 3 पत्र लिखे थे। कितने पत्र, 3 पत्र लिखे थे जब विद्रोह चल रहा था 1857 की क्रांति के समय। तो उस समय भारत का वह कौन सा स्थानीय नेता था जिसने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र लिखे थे, तो वह थे नाना साहब थे। अब हुआ क्या कि कानपुर में नाना साहब के द्वारा जो विद्रोह फैलाया गया था, उस विद्रोह को कैंपवेल और हैवलॉक ने दबाया या दमन किया था इस विद्रोह का, तो इनको भी याद रखिएगा। और जब विद्रोह दबाया गया तब नाना साहब क्या करते हैं कि भारत छोड़ करके, कानपुर छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं और वहीं से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। जब नाना साहब नेपाल चले गए तब तात्या टोपे किससे जाकर के मिल गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिल गए। नेपाल जाने के बाद ये क्वेश्चन आया है पीसीएस में, पूछा गया है कि अजीजन बाई कौन थी, या 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला जो कानपुर से थी कौन थी, तो वह अजीजन बाई थी। अजीजन बाई जो थी वह कानपुर की एक नर्तकी थी और इन्होंने क्या किया था, अजीजन बाई ने अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में लोहा लिया था। तो याद रखिएगा यह कानपुर से थी और अजीजन बाई ने 1857 की क्रांति में क्या किया, कानपुर में अंग्रेजों से लोहा लिया था। अब इसके बाद हम चलते हैं 5 जून को कानपुर में भी विद्रोह प्रारंभ हुआ और 5 जून को ही
झांसी में भी विद्रोह प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में? रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ 5 जून 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था मनु, यानी मणिकर्णिका भी इन्हें कहा जाता है। तो पूछा गया है कि मनु किसके बचपन का नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। झांसी में किसने विद्रोह दबाया था या रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ह्यूरोज ने किया था। ये अंग्रेज सेनापति थे, इन्होंने ही इस विद्रोह का दमन किया था। तो थोड़ी सी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जानकारी ले लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की पत्नी थी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? तो मोरोपंत तांबे था। पूछा गया ये सब। तो मोरोपंत तांबे किसके पिता का नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो दामोदर राव था। तो दामोदर राव के अधिकार को लेकर के इन्होंने क्या किया? झांसी में विद्रोह प्रारंभ कर दिया 5 जून 1857। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे ने दिया था। अब तात्या टोपे ने दिया था, तो जब विद्रोह दबा दिया जाता है झांसी का, तब तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल में सिंधिया के एक सामंत जिनका नाम था मान सिंह, सिंधिया के सामंत मान सिंह ने गद्दारी की और अंग्रेजों को जाकर के तात्या टोपे के बारे में बता दिया। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया और इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। यह थी तात्या टोपे की कहानी। अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी देख लेते हैं। वह यह जब विद्रोह प्रारंभ हुआ झांसी में, तब ह्यूरोज जब दबाने आया विद्रोह को, तो ह्यूरोज पहुंचा कहाँ? झांसी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी हार देख करके झांसी छोड़ करके कहाँ पहुंचती हैं? कालपी पहुंचती हैं। और इस कालपी नामक स्थान पर ह्यूरोज भी पीछे पीछे पहुंचता है। यहाँ भी युद्ध होता है ह्यूरोज के साथ। यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई अपनी हार देख करके कहाँ जाती हैं? ग्वालियर के लिए रुख करती हैं और ग्वालियर पहुंचती हैं, जहाँ पर सिंधिया का राजा रहता है, जो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अंग्रेजों का समर्थक था। तब ग्वालियर की जो सेना थी और जो वहां की प्रजा थी, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर पर अधिकार हो जाता है। ह्यूरोज पीछे पीछे ग्वालियर तक पहुंचा और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध होता है। और उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती हैं और वह दिन था 17 जून 1858। और पूछा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। इनकी मृत्यु के बाद ह्यूरोज ने क्या कहा था? कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत एक मर्द है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था ह्यूरोज ने। और किसके लिए? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। अब हम देखते हैं अगले पड़ाव पर कि 5 जून के बाद 20 जून 1857 को क्रांति हुई इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया था। बहुत पूछा गया है। तो इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और इलाहाबाद के विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल नील ने दबाया था। इसी प्रकार 2 जुलाई 1857 को बनारस में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ का जो विद्रोह का नेतृत्व वो सेना और जनसाधारण ने मिलकर के किया था। और बनारस के विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका कर्नल नील ने निभाई थी। तो कर्नल नील 2 जगह के
विद्रोहों को दबाते हैं, एक तो इलाहाबाद और बनारस का। तो इस प्रकार से हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां 15 जुलाई 1857 को बिहार में क्रांति प्रारंभ हुई। और बिहार में क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो दानापुर में प्रारंभ हुई थी। दानापुर में क्रांति प्रारंभ होती है और जब यहां पर विद्रोह को दबाया जाता है तो यहां के जो विद्रोही हैं दानापुर के, वो भाग करके जमींदार कुंवर सिंह के पास जाते हैं। और उस समय इनकी उम्र जो है 80 वर्ष की रहती है और इन्हें नेतृत्व संभालने के लिए कहते हैं। तब कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में संभालते हैं और सबसे पहले कुंवर सिंह ने शाहाबाद के जिले को मुक्त कराया था अंग्रेजों से। शाहाबाद का जिला इनका जिला था, इसलिए इन्होंने अपने जिले को पहले अंग्रेजों से मुक्त कराया। और उसके बाद कुंवर सिंह यहीं तक नहीं रुके, वह रुख करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पे उत्तर प्रदेश की तरफ जहां पर आजमगढ़ जिले में एक स्थान था अतरौलिया। तो आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नामक स्थान पर इन्होंने, कुंवर सिंह ने क्या किया कि मिलमैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया था। तो मिलमैन की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को कुंवर सिंह ने कहां हराया? अतरौलिया में हराया। इसके बाद कुंवर सिंह क्या करते हैं? अपने विद्रोह का झंडा बिहार के बाहर भी फहराते हैं। कहां कहां पर? मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ। इस प्रकार से 1857 की क्रांति में अपने राज्य के बाहर भी विद्रोह का झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? कुंवर सिंह थे, जिन्होंने बिहार के बाहर मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक अपने विद्रोह का झंडा फैलाया था। कहा जाता है कि कुंवर सिंह को एक युद्ध में उनकी एक बाह में गोली लग गई थी और जब बाह में उनके गोली लग गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बाह को काट करके गंगा में अर्पित कर दिया था। क्यों? क्योंकि जानते थे कि गोली लगने से उनकी बाह सड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी एक बाह को काट करके गंगा में अर्पित कर दिया। लेकिन उसके बाद बाह उनकी घायल थी ही, घायल अवस्था में उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व जारी रखा। लेकिन अंत में 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इस विद्रोह को दबाया किसने? विलियम टेलर ने। विलियम टेलर ने बिहार में हुए विद्रोह को दबाया था। तो इस प्रकार 15 जुलाई 1857 को बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और दबाया किसने था? विलियम टेलर ने दबाया था। तो एक बार अगर रिकॉल करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ हुआ और विद्रोह के नेता बहादुर शाह द्वितीय थे और इस विद्रोह का दमन किसने किया? निकोलसन, हडसन तथा लॉरेंस ने किया था। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ और लखनऊ में विद्रोह के नेता जो थे वह बेगम हजरत महल थी। लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल कैंपबेल ने दबाया था। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह के नेता नाना साहब थे, जिनका नाम धोधू पंत भी था। और कानपुर में विद्रोह हैवलाक तथा कैंपबेल ने दबाया था। इसी प्रकार 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो ह्यूरोज ने दबाया था। 20 जून 1857 को इलाहाबाद में विद्रोह प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह के नेता थे लियाकत अली। और इलाहाबाद में जो विद्रोह को दबाया गया वह सेनापति कौन थे? कर्नल नील थे। इसी प्रकार 2 जुलाई 1857 को बनारस में विद्रोह प्रारंभ हुआ सेना एवं जनसाधारण के द्वारा और बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कर्नल नील ने ही किया था। 15 जुलाई 1857 को बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाया था। इस विद्रोह के अलावा भारत में कई जगह विद्रोह हुए थे और उनके स्थानीय नेता भी हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। तो उनमें से मैं कुछ प्रमुख स्थान और उनके नेताओं के बारे में बता रहा हूं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनकी आने की संभावना भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो उन प्रमुख विद्रोह के स्थानों, उनके नेताओं को मैं बता रहा हूं, देख लीजिए आप। भारत की ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर विद्रोह फैला था और वहां के स्थानीय नेता हैं। यहां से प्रश्न भी काफी आते हैं तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद उल्ला ने क्या किया था कि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और मौलवी अहमद उल्ला
अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आ रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों के नक में दम कर रखा था, तब अंग्रेजों ने हार मान करके इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो 1857 की क्रांति में 50,000 रुपए का इनाम किस नेता के ऊपर रखा गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के सर पर वह इनाम रखा गया था, लेकिन तब पर भी यह पकड़ में नहीं आ रहे थे। अंत में मौलवी अहमदुल्ला पुआवा के निकट अंग्रेजों के संपर्क में आए और यहीं पर उन्हें गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। और असम में किसने किया? तो असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह तथा पियाली बरुआ ने नेतृत्व किया था। मनीराम दत्त जो थे वह असम के अंतिम राजा पुरंदर सिंह के दीवान थे। तो जब पुरंदर सिंह की मृत्यु हो गई तब मनीराम दत्त ने क्या किया, जो कि दीवान थे, इन्होंने पुरंदर सिंह के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया। और उनका यह काम, अंग्रेजों ने यह समझा कि मनीराम दत्त ने विद्रोह कर दिया है। तब अंग्रेजों ने मनीराम दत्त और कंदपेश्वर को पकड़ करके फांसी पर लटकाया था। कुछ समय तक पियाली बरुआ ने भी असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया। सुल्तानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हसन सिंह ने किया था। शहीद हसन सिंह ने सुल्तानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। रामगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर विद्रोह का नेतृत्व रानी अवंतीबाई ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रानी अवंतीबाई ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रामगढ़ मध्य प्रदेश में। गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में विद्रोह किसका नेतृत्व किसने किया? तो देवी सिंह ने किया था। इसी तरह सतारा महाराष्ट्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रंगो बापूजी गुप्ते ने महाराष्ट्र सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मणिपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो नरेंद्रजीत सिंह थे। मंदसौर मध्य प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो शहजादा फिरोज, यह मुगल वंश से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया? मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही नामक दो भाइयों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व उड़ीसा में किया था। कोयम्बटूर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मूलबाग स्वामी ने कोयम्बटूर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व भीमराव मुडंगी ने किया था। और हैदराबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सोनाजी पंत ने किया था। इन चीजों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब तो ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि इतिहास में काफी डीपली से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। असम में विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो मनीराम दत्त थे। कंदपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ थे। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कदम सिंह थे। सुल्तानपुर में विद्रोह का नेतृत्व शहीद हसन सिंह ने किया। रामगढ़ मध्य प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी अवंतीबाई ने किया था। गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देवी सिंह ने किया था। और सतारा में या महाराष्ट्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रंगोजी बापूजी गुप्ते ने किया था। इसी प्रकार मणिपुर में विद्रोह का नेतृत्व नरेंद्रजीत सिंह ने किया था। मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व शहजादा फिरोज ने किया था। उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। कोयम्बटूर में विद्रोह का नेतृत्व मूलबाग स्वामी ने किया। कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व भीमराव मुडंगी ने किया था, जबकि हैदराबाद में विद्रोह का नेतृत्व सोनाजी पंत ने किया था। इनके अलावा भी और स्थान है, लेकिन ये कुछ मुख्य स्थान है जहां से प्रश्न काफी बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 1857 का विद्रोह काफी फैला भारत में, लेकिन यह विद्रोह सफल क्यों नहीं हो सका? उसकी असफलता के क्या कारण थे? तो उन्हीं कारणों को देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। पहला कारण यह था कि संगठन का अभाव था। जो विद्रोही थे भारत के, उनके अंदर संगठन का अभाव था। और उस समय जो अधिकांश देशी नरेश थे और सामंत थे, वो क्या थे? वह अंग्रेजों के राजभक्त थे। इस प्रकार से वह ज्यादा भारतीयों का सहायता नहीं देते थे। तो 1857 की क्रांति में एक प्रमुख कारण ये भी है। तीसरा कारण है कि निश्चित उद्देश्य का अभाव। 1857 की क्रांति तो प्रारंभ हो गई, लेकिन उसका निश्चित उद्देश्य क्या था यह किसी को पता नहीं था, तो इसका भी अभाव था। कुशल नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति में
कारण एक बनता है कि कुशल नेतृत्व का अभाव था। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उभर करके सामने नहीं आया था। इस प्रकार पांचवा कारण जो है वो विद्रोहियों के साधन सीमित होना था। उस समय विद्रोहियों के साधन काफी सीमित थे, जबकि अंग्रेजों के पास साधन काफी अच्छी किस्म के थे। और छठवां जो कारण था वह शिक्षित वर्ग की उदासीनता थी। भारत के जो उस समय शिक्षित वर्ग थे उन लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, बल्कि जो शिक्षित वर्ग थे ये इस क्रांति के बहुत बड़े क्या थे, आलोचक थे। याद रखिएगा, बहुत बड़े आलोचक भी थे। तो पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा आलोचक कौन था, तो शिक्षित वर्ग था। इसी प्रकार राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी कि यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। क्यों राष्ट्रीय भावना की कमी थी? कि जो भी विद्रोह पनप रहे थे वह स्थानीय स्तर पर पनप रहे थे, उनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं थी। इसी प्रकार रेल, डाक, तार की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों के पास, इस व्यवस्था ने विद्रोह को दबाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार विद्रोह की असफलता के कारण संगठन का अभाव होना, अधिकांश देशी नरेशों और सामंतों का राजभक्त होना, निश्चित उद्देश्य का अभाव होना, कुशल नेतृत्व का अभाव, विद्रोहियों के साधन सीमित होना, शिक्षित वर्ग की उदासीनता और राष्ट्रीय भावना की कमी तथा रेल, डाक, तार की व्यवस्था विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की काफी मदद हुई थी। इस प्रकार से यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह का कुछ परिणाम भी निकला। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि अब तक जो भारत पे ब्रिटिश कंपनी व्यापारियों का शासन चल रहा था, वह व्यापारी ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत पर से समाप्त हो गया। अब इसके बाद ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। एक प्रकार से कहें कि एक चीज से मुक्ति मिली, लेकिन फिर वही चीज दोबारा हमें आकर के जकड़ ले गई। इस प्रकार से परिणाम यह निकला कि इस विद्रोह का परिणाम जो था वो काफी दूरगामी सिद्ध हुआ था। आगे चल करके ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो कि जनता के हित में भी थे, लेकिन वो कितने हित में थे हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार इस क्रांति का परिणाम कुछ ज्यादा नहीं निकला, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम यह था कि इस क्रांति के बाद भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई थी।